Hello friends, I am Dr. Trishant and in my series of lecture, I am talking about human system. Today we discuss about circulatory system part first. Our first topic is transportation in human beings. In human beings, various substances such as oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones, excretory products are transported by the blood. The blood circulates in the body and reaches each and every organ through the blood circulatory system, which consists of blood, the heart and the blood vessels. तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझाया गया है कि अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है और उसके अंदर एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ब्लड. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि नेचर में ये लिक्विड होता है और ये अपने बॉडी के पूरे बॉडी के सिस्टम को, ऑर्गन को, टिश्यू को आपस में कनेक्ट करता है. इसलिए ब्लड को अपन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं. द टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और कॉर्पुसल्स. तो डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड येलोइश पोर्शन जो है उसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं और बाकी जो भी आपको देखने को मिल रही है, चाहे ये रेड कलर की स्ट्रक्चर, इसको रेड ब्लड सेल बोला, ये जो कलरलेस वाइट ब्लड सेल्स, ओके, देन ये ब्राउन कलर की प्लेटलेट्स. ओके, तो ये सारी क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स है. प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट्स है और ब्लड की जो सेल्स है वो उसकी सॉलिड कंपोनेंट्स है. तो आगे फ्लो चार्ट में अपन देखेंगे. ब्लड, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू अपन ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड की. तो ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं. पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मा कंपोनेंट, जो कि उसका लिक्विड पोर्शन होता है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है. और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्पुसल्स और सेल्स, ब्लड सेल्स. ओके, ये ब्लड का सॉलिड पोर्शन होता है. इनकी परसेंटेज की बात करूं तो यदि ब्लड को अपन 100% मान लें तो प्लाज्मा जो होती है वो टोटल ब्लड का 55% पोर्शन बनाती है, जबकि अपन कॉर्पुसल्स की बात करें तो वो टोटल ब्लड का 45% पोर्शन बनाती है. क्लियर. अब कॉर्पुसल्स को डिवाइड किया गया है. तो कॉर्पुसल यानी सेल्स के अंदर कौन कौन सी ब्लड की सेल इन्वॉल्व होती है. तो जो फर्स्ट सेल इन्वॉल्व होती है, जो टाइप ऑफ सेल है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है वो है इरिथ्रोसाइट. ओके, एरिथ्रोसाइट जिसको अपन आरबीसी या रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं. सेकंड आती है ल्यूकोसाइट, जिसको अपन व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं. और जो थर्ड वन है वो है थ्रोम्बोसाइट, जिसको अपन ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं. अपन ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसका भी आगे डिवीजन किया गया है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट. और इसको जो डिवाइड किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है, वो क्लासीफाई करने का जो बेस है वो है ग्रेन्यूल की प्रेजेंस. जो वाइट ब्लड सेल है उसके साइटोप्लाज्म में यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे. लेकिन यदि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो उसको अपन ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे. तो यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की सेल आती है, एक आती है लिम्फोसाइट और दूसरी आती है मोनोसाइट्स. ओके, जबकि अपन ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप की सेल इन्वॉल्व होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल. ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं ब्लड का पहला कंपोनेंट प्लाज्मा में. तो प्लाज्मा क्या है, उसकी नेचर कैसी होती है, इसका कंपोजिशन कैसा है, वो सारा इसका देखते हैं और इसका फंक्शन क्या है वो भी अपन इसमें देख लेते हैं. लिखा हुआ है इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, ये एल्कलाइन नेचर की होती है. नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर पेल येलो कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. तो इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अच्छा, प्लाज्मा किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है. तो पहला लिखा हुआ है कि प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है. तो लिखा हुआ है अबाउट 90 to 92% ऑफ इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर. ओके,
तो इसमें मैक्सिमम प्लाज्मा जो बनी हुई होती है वो वाटर से बनी हुई होती है। फिर और कौन से कंपोनेंट होते हैं? फिर रिमेनिंग जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन आता है? लिखा हुआ है कि इन प्लाज्मा सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व सच एज प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, हार्मोन, विटामिन्स। तो ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मीन्स सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ओके, देन गैसेस, O2, CO2, ये सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट लिखा है, अब इसका फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं डायग्राम। तो ये देखो, ये ब्लड है। जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो जो ब्लड का सॉलिड पोर्शन, जिसको अपन सेलुलर पोर्शन बोलते हैं, वो सेटल डाउन हो जाता है। तो आप नीचे की तरफ इस डायग्राम में देखते हो तो नीचे की तरफ आपको इरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलती है। लिखा हुआ भी है कि ये टोटल ब्लड का 45% पोर्शन को कवर कर लेती है। क्लियर? तो ये नीचे जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है जो सेटल डाउन हुई है वो है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। ऊपर की तरफ जो लिक्विड कंपोनेंट है येलोइश आपको देखने को मिल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये टोटल ब्लड का लिखा हुआ है 55% पोर्शन होता है। और इसी जो सॉलिड पोर्शन जो 45% होता है, उसी में 1% से कम बीच में, यानी इस प्लाज्मा और इस इरिथ्रोसाइट के बीच में आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, एक जंक्शन देखने को मिल रहा है। इस जंक्शन को अपन बोलते हैं बफी कोट। ओके, और इस बफी कोट में मेनली ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरीके से अपन किसी भी ब्लड सैंपल से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? और ये एक्चुअल इसमें देखा गया है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये प्लाज्मा है, और ये आरबीसी जो कि सेटल डाउन हो चुकी है, और ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है इसको अपन बफी कॉट बोलते हैं। क्लियर? तो ये प्लाज्मा का कंपोजिशन, ठीक है, उसके फंक्शन, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड का सेकेंड कंपोनेंट, जिसको अपन ब्लड सेल्स या कॉर्पुसल्स बोलते हैं। उसमें पहली जो सेल आ रही है, पहला टाइप ऑफ सेल जो है वो है इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स और रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अपन रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट या आरबीसी क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये दिखने में आपको रेड कलर की दिखाई देगी, ठीक है। और इरिथ्रो वर्ड जो होता है, ये जो वर्ड है इरिथ्रो, इस इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है? रेड इन कलर। क्लियर? और साइट मतलब होता है सेल। तो ऐसी सेल जो दिखने में कैसी हो? रेड कलर की हो, इसलिए इसको अपन इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स या आरबीसी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन फीमेल इज 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, एंड मेल्स इज 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। क्लियर? अब एक नॉर्मल इसको अपन फिगर करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्लियर? सेकेंड लिखा है, दीज आर सर्कुलर, बाइकनकेव एंड ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मीन्स नॉन न्यूक्लिएटेड इन मैमल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का शेप एंड साइज कैसा होता है। तो सर्कुलर, इलिप्टिकल शेप में होती है, और ये बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव का मतलब ये है कि यदि इस आरबीसी को, ये जो आरबीसी का डायग्राम है, इसको अपन साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलती है। ये इस तरीके से, ये साइड व्यू इसका ऐसे देखने को, तो दोनों तरफ की जो सरफेस है वो अंदर की तरफ डिप्रेस हुई हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बाइकनकेव। क्लियर? तो आरबीसी बाइकनकेव होती है। और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, यदि जो मैमल की आरबीसी है वो जब मैच्योर हो जाती है तो उस वो न्यूक्लियस को लूज कर जाती है। तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी जो होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। क्लियर? थर्ड लिखा हुआ है,
अ रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द आरबीसी। और यही रीजन है कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी जो है वो रेड कलर की दिखाई देती है। तो आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन मेल इज अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, एंड इन ह्यूमन फीमेल इज 13 to 14 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। तो इसकी रेंज अपन बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो वो वेरी करती है 13 to 15 ग्राम ऑफ 100 ml ब्लड। ठीक है। इतना होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल अमाउंट है और इस पे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हीमोग्लोबिन की, लिखा हुआ है लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन देन द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है 13 to 15 ग्राम ऑफ 100 ml ब्लड, ठीक है ना, 100 ml ब्लड के अंदर 13 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए नॉर्मली, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। इससे यदि कम हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है hemoglobin perform a very important function of carrying oxygen from lungs to the tissues and carbon dioxide from tissue to the lung। ठीक है। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट ऐसा मॉलिक्यूल है जो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो CO2 हो। तो यहाँ पे आपको आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन दिखाया गया है और उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये आरबीसी है और आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इवन करोड़ों में होते हैं ये। और हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो वर्ड यानी दो पोर्शन से मिलके बनता है। एक पोर्शन होता है हीम पोर्शन और दूसरा होता है ग्लोबिन पोर्शन। जो हीम पोर्शन होता है वो इसका पिगमेंटेड पार्ट होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है, और ग्लोबिन पोर्शन इसका प्रोटीनियस पार्ट होता है। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो दो पोर्शन से मिलके बनता है। एक होता है पिगमेंटेड पोर्शन जिसको अपन हीम पोर्शन बोलते हैं, यहाँ पे ये दिखाया हुआ भी है ये हीम पोर्शन। और इसके अलावा जो पोर्शन होता है उसको अपन प्रोटीनियस पोर्शन बोलते हैं जिसको अपन ग्लोबिन पोर्शन बोलते हैं। ओके। तो ये हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे आप देखो तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है हीम पोर्शन है जो कि पिगमेंटेड पोर्शन है, जबकि ये रिमेनिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2, ये हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पोर्शन है यानी प्रोटीनियस पोर्शन है। और ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 ये प्रोटीन की चेन होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर चार तरह की प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है, चार तरह की ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है। ओके। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये दो चेन होगी, एंड बीटा 1 एंड बीटा 2 ये दो चेन होगी। तो टोटल चेन कितनी होगी 4। तो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मोटा मोटी तौर पे ऐसा देखने को मिलता है। यदि अपन हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन की बात करते हैं और उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस मॉलिक्यूल यानी हीम के मॉलिक्यूल में जो सेंटर मॉलिक्यूल है, सॉरी सेंटर एटम है, वो है आयरन। वो क्या है Fe और आयरन। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन की हीम पोर्शन में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो Fe होता है वो Fe+2 यानी फेरस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं आरबीसी का ही आ रहा है, आगे आ रहा है प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। ओके। जब आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है तो बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू इज फाउंड इन रेड बोन मैरो। क्लियर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है जिसको अपन इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, वो कहाँ होता है, अपना जो रेड बोन मैरो है ना, उसके अंदर ये होता है। क्लियर। रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर मैरो कैविटी होती है। उस मैरो कैविटी के अंदर बोन मैरो फिल रहता है। और बोन मैरो के टू टाइप होते हैं।
फर्स्ट जो होता है वो रेड बोन मैरो और सेकंड होता है येलो बोन मैरो। क्लियर? तो रेड बोन मैरो जो होता है वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट लिखा है एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बीइंग इज 120 डेज। 120 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है। आफ्टर विच दीज आर ब्रोकन डाउन इन स्प्लीन, द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड द लीवर। जब एक आरबीसी 120 डेज अपना लाइफ स्पान पूरा कर लेती है, उसके बाद में उस वो डिस्ट्रॉय होने के लिए या तो स्प्लीन में जाती है या लीवर में जाती है। इसलिए स्प्लीन को, मेनली स्प्लीन में जाती है। आरबीसी का ब्रेकडाउन स्प्लीन के अंदर होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट लिखा है एन एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। जब आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट है उससे ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया कंडीशन। और यदि आरबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल रेंज जो कितनी थी 4.5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना, उससे कम हो जाती है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपिनिया। देखो, इरिथ्रो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? आरबीसी को, रेड, ठीक है ना। साइटो मतलब सेल, तो रेड सेल यानी आरबीसी। और पीनिया वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन द नंबर, ठीक है। पीनिया वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब होगा कि वहां पे उस सेल का या किसी भी चीज का नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया का मीन हो गया आरबीसी का जो नंबर है वो नॉर्मल जो रेंज रहती है उससे कम हो गया। उस कंडीशन को अपन इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या है? नॉर्मल रेंज से आरबीसी का काउंट बढ़ गया है, नंबर बढ़ गया है, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल राइज हो गया। क्लियर? दोनों ही बॉडी की कंडीशन के लिए सही नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड सेल। आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सेकंड सेल है ब्लड की, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल और डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? देखो, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस और साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो ये जो सेल होती है ब्लड की, वो कलरलेस होती है, या यूं कह सकते हैं वाइट इन कलर होती है। तो इसलिए इसको अपन व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कलरलेस सेल भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी। नेक्स्ट है दीज आर राउंड एंड इरेगुलर इन शेप, दीज आर कलरलेस ब्लड सेल, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये कलरलेस क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका कलर भी नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, तो उसके अंदर तो ये इनके जो अंदर की तरफ ये कुछ स्ट्रक्चर, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलेंगे, वो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। तो ये कलरफुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? जनरली ये होते नहीं है, लेकिन जब अपन स्टेनिंग करते हैं तब ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेन का कलर ले लेते हैं और कलरफुल दिखाई देते हैं। तो नॉर्मल अपन ऐसे देखें बिना स्टेनिंग तो ये अपने को विजिबल नहीं होती है, क्योंकि ये कलरलेस होती है। क्लियर? नेक्स्ट पर लिखा है द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इज 6,000 टू 8,000 क्यूबिक mm। क्लियर? तो ये नॉर्मल अमाउंट है ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का। अब आपको टाइप्स मैंने बताए थे, इसको दो टाइप में अपन क्लासीफाई करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। लेकिन टोटली अपन ओवरऑल बात करते हैं ल्यूकोसाइट की या डब्ल्यूबीसी की, तो उसमें ये 5 टाइप की सेल्स अपने को देखने को मिलती है। ये मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, दिस इज टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं लोअर काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। मैंने पहले ही कहा था पीनिया मतलब नंबर कम हो जाते हैं और ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट का नंबर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। एंड हाई आरबीसी काउंट इज टर्म्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। तो अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस।
तो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा हो जाए तो उसको अपन ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इमेच्योर और एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी इज टर्म्ड एज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर एक कैंसर का टाइप है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो है उसका नंबर बढ़ जाता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इसीलिए इसका नाम क्या है, ल्यूकीमिया। देखो ल्यूक जो वर्ड है वो ल्यूकोसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईमिया वर्ड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाना, एबनॉर्मली बढ़ जाना नहीं, एबनॉर्मली बढ़ जाना, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं ल्यूकीमिया इन मींस ब्लड कैंसर। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी इज फ्यू आवर टू 2 to 3 days। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका लाइफ स्पान कितना है। आरबीसी का 120 डेज था और इनमें जो डब्ल्यूबीसी है उनमें कुछ का लाइफ स्पान कुछ आवर्स में होता है और कुछ डेज में होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है। तो मेनली जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अपने को, ठीक है। और इम्यूनिटी क्या होती है, जो भी एंटीजेंस होते हैं, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनके लिए अपनी बॉडी रेजिस्टेंस रखती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस when any foreign particle or pathogens enter in the body. WBCs like neutrophil and monocyte squeeze out through the capillary wall by the process called the diapedesis. Yes, कभी कभी पूछ लेते हैं कि डायपोडेसिस होता क्या है, तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये जो टिश्यू लेवल पे ये जो डायग्राम देख रहा है, तो ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है। और जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें ये जो आपको देखने को मिल रही है ये ब्लड कैपिलरी की सेल्स होती है जिसको अपन एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। और इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है वहां पे छोटे छोटे फेनिस्ट्रा कह सकते हैं, छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, ठीक है ना, उन जंक्शन पे। तो क्या होता है कि जब भी मान लो टिश्यू लेवल पे यहाँ पे मान लो कोई एंटीजन आ गया या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, मान लो ये एंटीजन है या कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, ये यहाँ पे आ गया, तो ये अपने को क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, इन्फेक्शन करेगा, अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे फाइट करने के लिए ये जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें मेनली कौन सी, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है, ये डिफेंस लाइन बनाती है। तो सबसे पहले यही आती है। तो जैसे ही एंटीजन का पता चलता है कि बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया है टिश्यू लेवल पे, तो ये डब्ल्यूबीसी इस ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज होकर के, इन फेनेस्टा से, इन पोर से स्क्वीज होकर के यहाँ से पिचक करके यूं कह सकते हैं और बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच जाती है। फिर ये जो है वो उस एंटीजन पे अटैक करती है और उसको किल कर देती है, ख़त्म कर देती है या न्यूट्रलाइज कर देती है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म होती है और ये स्क्वीज होकर के ब्लड कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी का स्क्वीज होकर के बाहर निकलना टिश्यू लेवल पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायपोडेसिस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है द डब्ल्यूबीसीज एंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स and these also produce antibodies against the foreign particles, also known as antigen। यानी जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट अपनी जो ये डब्ल्यूबीसीज होगी वो एंटीबॉडी बनाएगी। हेंस दीज आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको अपन सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड कैटेगरी ब्लड सेल्स की। थर्ड कैटेगरी जो है वो थर्ड टाइप ऑफ सेल जो है वो है थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। लिखा है दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड राउंड और ओवल बाइकन्वेक्स डिस्क लाइक बॉडी फाउंड इन रेड बोन मैरो एंड हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। तो कहीं पे भी अपने को चोट लगती है और वहां से ब्लड ऊज आउट होता है तो वहां पे प्लेटलेट्स आती हैं और वहां पे ब्लड के ऊज आउट को रोकती है और ब्लड की कैपिलरी को रिपेयर करती है। तो जो थ्रोम्बस बनता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसमें थ्रोम्बोसाइट का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। लाइफ स्पान की बात करें तो 8 डेज और 1 वीक होती है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 1,50,000 to 3,50,000 क्यूबिक mm होता है। क्लियर।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसको मेगा कैरियोसाइट या मेगा कैरियो ब्लास्ट, सबसे पहले ब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो मेगा कैरियो ब्लास्ट होता है ये सेल ही होती है, ठीक है। ब्लास्ट का मीन्स होता है कि जो इमेच्योर सेल होती है जिसमें डिवीजन की पावर अच्छी खासी होती है, तो उसके पीछे ऐसी सेल्स जो इमेच्योर होती है, इनमें पोटेंसी मिलती है, तो उसको उसके पीछे अपन ब्लास्ट लगाते हैं। लेकिन वही सेल जब मैच्योर हो जाती है और डिफरेंशिएट हो जाती है तो उसके पीछे साइट लगा देते हैं। क्लियर। तो पहले जो सेल होती है बोन मैरो में, जो सेल बनती है प्लेटलेट्स के लिए, उसको अपन बोलते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट। फिर ये मेगा कैरियोब्लास्ट जो है वो मेगा कैरियोसाइट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। अब अच्छा, इसको मेगा कैरियोसाइट क्यों बोला? क्योंकि मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा। और कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस वो बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होती है तो इसके फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन बन रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं। और यही प्रोजेक्शन आगे चल करके मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन जो है वही आगे चल करके प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस तरीके से मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट्स बनती है और उनके फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनती है। क्लियर। और ये प्लेटलेट्स जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस तरीके से ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो के अंदर ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स प्लग द लीक्ड एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड at the site of injury. If the leakage is not plugged, it would lead to loss of blood and ultimately loss of blood pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. जनरली देखा जाता है कि आपकी चोट लगती है, ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद में क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विद इन 1 मिनट अच्छा खासा क्लॉट बन जाता है। लेकिन यदि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो तो जिस जगह पे चोट लगी है, जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लड का लॉस होगा, जिसकी वजह से अपना ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और ब्लड का वॉल्यूम का कम होने से जो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पंपिंग एफिशिएंसी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी हार्ट की। देन वो लीड करती है शॉक कंडीशन को। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग जाता है, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है, लो काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर भी बताया था मैंने, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस बनाने वाली, क्लॉट बनाने वाली, साइटो मतलब सेल, यानी थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, पीनिया मतलब नंबर कम हो जाना नॉर्मल रेंज से, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड हाई प्लेटलेट्स काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, थ्रोम्बोसाइटोसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। इम्पॉर्टेंट है मेनली। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन मेनली इसमें 4 टाइप के फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन और CO2 है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। सेकेंड लिखा है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, एक्सक्रीटरी मैटर एंड सॉल्ट्स। तो जो भी हार्मोन है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया वगैरह हो गया, यूरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो भी बनते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और जो सॉल्ट्स होते हैं, आयंस सॉल्ट्स, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड लिखा है हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, जिसको अपन थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि थर्मो रेगुलेशन आपके दिमाग में आ सकता है कि ब्लड थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हीटिंग जो इफेक्ट होता है वो एक्चुअली एक सरफेस प्रोसेस होता है, ठीक है। और अपनी बॉडी के अंदर जो हीट एंटर करती है या हीट रिलीज होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है। तो मान लो बाहर की तरफ ठंड है, विंटर वाली कंडीशन है, तो अपनी पेरीफ्री की तरफ जाने वाली जो ब्लड कैपिलरीज है, क्लियर, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी स्किन पे या अपने स्किन के जस्ट नीचे
जो पेरीफ्री पे अपनी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता, उतना उतना अमाउंट में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जब ब्लड वहाँ से नहीं पहुँच पाएगा तो ब्लड कैपिलरीज एक्सपोज नहीं होगी, ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे उतना ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से हीट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो सके। क्लियर? तो ये होता है कि पेरीफ्री पे ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है, ताकि बॉडी की जो इनर हीट है वो ब्लड के थ्रू डिसिपिएट ना हो एनवायरनमेंट में। ठीक है? और यही जब गर्मी का टाइम होता है, बाहर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो पेरीफ्री पे वेजो डायलेशन हो जाता है, यानी जो ब्लड कैपिलरी है उसका साइज बढ़ जाता है, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, और ब्लड सप्लाई अपनी स्किन लेवल पे, अपने पेरीफ्री लेवल पे बढ़ जाती है, जिससे अंदर की बॉडी की जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में ब्लड से बाहर इमिट कर जाती है एनवायरनमेंट में। क्लियर? तो इस तरीके से थर्मो रेगुलेशन कुछ हद तक ब्लड के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर WBC प्रेजेंट होती है और वो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। इसके अलावा क्लॉट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ब्लड। तो ब्लड के बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन मेजर यही फंक्शन होते हैं। So this is all about of part first of human circulatory system, that is blood. Okay? Thank you so much. आज के लिए इतना. Thank you.